चीजों को कतई नहीं मानता कि भैया हमारी सरकार नहीं है और हम इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे। जो सरकारी पार्टी के विधायक की ताकत होती है, वही ताकत विपक्ष के विधायक की होती है। ये उन कमजोर विधायकों की या पंगु विधायकों की, जो कहीं कथा में, मीलादों में या तेरही में या गंताओं में या उठावनों में फंसे रहते हैं, वो ये बातें मना सकते हैं। कथाओं में नाचने गाने से या कथा सुनने से समाज का संघर्ष, समाज की भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। यहाँ की जनजातियों को, वंचित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ी जातियों को जगाना पड़ेगा और उनके लिए सरकार के द्वारा जो प्रदत्त भौतिक सुविधाएं, उनके हक पाने के लिए लड़ाना पड़ेगा। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस शासन में रहे मंत्री और 2 बार के विधायक राजा पटेरिया जी। आज हम इनसे बात करेंगे उनके अनुभवों के विषय में कि किस प्रकार उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र को काफ़ी करीब से देखा है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के वो मंत्री भी रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में उन्होंने चुनाव लड़ा है, इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने काम किया है और इस क्षेत्र के जनता से अनेक वर्षों का उन्होंने ताना बाना रहा है। तो उन जनता के साथ, उनके ताने बाने के साथ साथ इस समाज के बीच में वो रहे हैं, तो किस प्रकार का उनका अनुभव है, उनसे ही आज हम जानते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में काफ़ी करीब से देखा है कि किस प्रकार यहाँ पर विकास हुआ है, किस प्रकार इसका आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पे रोजगार की संभावना आज भी उतनी नहीं है जितनी अन्य क्षेत्रों में है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में रोजगार की कमी देखते हैं। रोजगार के लिए यहाँ के युवा, यहाँ का मजदूर वर्ग बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है, तो क्या कारण है इसका? एक तो पूरे प्रदेश में बुंदेलखंड को मैं सबसे पिछड़ा हुआ एरिया मानता हूँ। इसके लिए तत्कालीन और वर्तमान सरकारों में बुंदेलखंड का जो नेतृत्व रहा है, उसको मैं ज़्यादा दोषी मानता हूँ। रोजगार की संभावनाओं को लेकर के मेरा मानना यह है कि जितनी यहाँ पर आक्रामकता होना चाहिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, नेतृत्व वर्ग में भी नहीं रही है और यहाँ की समाज में भी नहीं रही है। उसका दोषी मैं ये भी मानता हूँ कि सदियों से ये एरिया सामंती मानसिकता के लोगों के कारण शोषित, दबा हुआ और कुचला हुआ ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पर चेतना का अभाव है, सामाजिक विषमता बहुत है। राजनीतिक नेतृत्व भी जो उभरता है वो संघर्षशील की जगह जातियों के आधार पर नेतृत्व प्राप्त कर लेता है। मैं समाजवादी विचारधारा से सदा प्रेरित रहा और मेरे आदर्श गांधी, लोहिया और नेहरू रहे। तो मैंने हमेशा कोशिश की कि सामाजिक समरसता के बगैर और सामाजिक जड़ता को तोड़े बगैर इस क्षेत्र में भौतिक विकास तभी किया जा सकता है जब यहाँ की दबी, कुचली, पिछड़ी, निचली, शोषित, वंचित जातियां और वर्ग उभर करके, जागरूक होकर के आगे आए और उसमें मैंने काफ़ी बड़े पैमाने पर सफलता भी प्राप्त की है। यहाँ पर बुंदेलखंड के क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ सिंचाई के संसाधन बढ़ाए जाएं। हमारे पूरे बुंदेलखंड में, जिसमें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह और वैसे मान लें दतिया भी इसी में आता है, तो जोड़ लें तो टीकमगढ़ की तुलना में दमोह जिला बहुत पिछड़ा है सिंचाई के मामले में। तो सबसे पहले सिंचाई के संसाधनों को यहाँ पर प्रमुखता दी जाए। दूसरा, कृषि से उत्पादित जो अनाज वगैरह है या जो सामग्री है, उसकी फूड प्रोसेसिंग वगैरह की यहाँ व्यवस्था की जाए तो किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। साथ ही साथ निचले स्तर पर छोटे छोटे रोजगार के संसाधन भी बड़े मिलेंगे। इसके साथ ही साथ ITI हैं, पॉलिटेक्निक हैं, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन यदि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर सरकार के माध्यम से लाया जाए या प्रयास किया जाए या सरकारें इस ओर ध्यान दें तो यहाँ रोजगार की समस्या हल हो सकती है। जो लोग ये मानते हैं कि बड़ी फैक्ट्रियों के आने से कोई आपको सुविधाएं मिलेंगी, उससे मैं असहमत हूँ। माइसेम फैक्ट्री का उदाहरण आपके सामने है, वो लंबी चर्चा हो जाएगी। यहाँ
मैक्सिमम फैक्ट्री में मुश्किल है 200-400 आदमियों को लोकल मजदूरी मिलती हो, बड़ा काम मशीनों से होता है और यहाँ की बहुत बड़ी खनिज संपदा वो ले जाती है, यहाँ देते कुछ नहीं है। यही हाल जेके सीमेंट्स आपके पन्ना जिले में लगने वाली और अन्य सीमेंट्स फैक्ट्रियाँ गैसाबाद वाले एरिया में लगने को लेकर हैं, जो किसानों की ज़मीनों को औने पौने दामों पर छीन रही हैं। तो रोजगार की संभावनाओं में कृषि से संबंधित और कृषि से संबंधित छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई जाएं जो फूड प्रोसेसिंग वगैरह का काम करें और जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन का कोर्स शुरू किया जाए, तो यहाँ पर रोजगार की समस्या को काफ़ी बड़े पैमाने पे हल किया जा सकता है। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों की स्थिति भी वो नहीं है जिस प्रकार किसानों का विकास अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलता है। किसान यहाँ पे खाद बीज से लेकर के अपनी फसल विक्रय तक परेशान नज़र आता है, लेकिन सरकार कहती है कि वो किसानों की सरकार है। तो यह क्या कारण है कि बुंदेलखंड का किसान परेशान ही नज़र आता है? वो चाहे हर जगह पर हो, हर स्थिति में हो, किसान परेशान है, क्या कारण है? आजकल तो फैशन बन गया है कि हर सरकार अपने आप को किसानों की सरकार कहती है, दुखियों पीड़ित की सरकार कहती है। और देखा जाए तो बड़े पैमाने पर, मैं बुंदेलखंड की क्या पूरे देश की बोले देता हूँ, 60 से 80% के बीच की आबादी 20 रुपया रोज पर जीवन निर्वाह करती है और बुंदेलखंड में तो उसकी और भी भयावह हालत होगी। यहाँ कृषि के ऊपर अवलंबित वर्ग और जातियां, उनके अंदर से उभरे हुए नेतृत्व, इसके लिए मैं मूलतः दोषी मानता हूं कि जो सरकारी संसाधनों का प्रशासनिक तानाशाही को तोड़ करके उन तक ना पहुंचने का जो एक रैकेट बना हुआ है, उसको नहीं तोड़ पाते हैं, या उन वर्गों के प्रति वो उतने वफादार नहीं हैं जिन वर्गों से वो आते हैं, चाहे उसमें यादव हों, चाहे कुर्मी हों, चाहे लोधी हों, जो ओबीसी क्लास है, जिसकी संख्या बहुत है, जो सरकारें बनाने बिगाड़ने में भूमिका निभाती है, और उसी के मुखिया मुख्यमंत्री जी हैं। परंतु आप देखेंगे कि ये कुर्मी, यादव, लोधी बहुल एरिया जो है, सबसे ज़्यादा भयावह हालत इन्हीं की खराब है। और जिसका एक जिंदा प्रमाण मैं प्रमाण के साथ में बोलता हूँ, पंचम नगर सिंचाई योजना, जिसकी एक टैल जा रही थी सिमरिया के पास गैसाबाद के पास तक, एक टैल मड़ियादो के आगे बरधा तक, एक टैल आपकी जा रही थी उसकी दमोह के हिंडोरिया के पास तक, एक पटेरा के राजाबंदी के पास तक, जिससे हज़ारों हेक्टेयर की भूमि सिंचित होना थी, जिसको मैंने वस्टेड कराया था। वो योजना भी कई हिस्सों में इस तरह से तोड़ दी गई कि उसका किसानों को लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो सिंचाई के संसाधनों को बढ़ाया जाए, पिछड़ी निचली जातियों में चेतना लाई जाए, उनको आक्रामक बनाया जाए, ना कि मात्र वोट प्राप्त करके सत्ता प्राप्ति का संसाधन बना के इन वर्गों में से पैदा हुए नेता अपने आप का सम्मान, हैसियत, पद, प्रतिष्ठा और धन कमाने का साधन जो बनाए हुए, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए किसान आंदोलन और सामाजिक आंदोलनों की चलाने की नितांत आवश्यकता है। सर, अब जैसे आपने जातिवाद की बात की, तो बुंदेलखंड में एक और बात काफ़ी नज़र आती है, जातिवाद की राजनीति काफ़ी चरम पर है। उसमें जातिवाद को देखकर ही टिकट दी जाती है, जातिवाद को ही देखकर के चुनाव लड़े जाते हैं और जातिवाद के हिसाब से ही मतदान किए जाते हैं। तो आपके अनुसार जातिवाद की राजनीति किस स्तर पर है? क्या अनुसार है आपका, कि क्या मत है इसका? जातिवाद की राजनीति और धर्म के आधार पर की जाने वाली राजनीति सबसे पहले लोकतंत्र को खत्म कर देगी, देश में से प्रजातंत्र को समाप्त करेगी। और जिस तरह का आज माहौल पूरे देश में बन गया है, 80 बनाम 20 का नारा खुलेआम सारी मान मर्यादा छोड़ करके जो सांप्रदायिक शक्तियां लगा के उत्तर प्रदेश और के साथ जो अन्य 3 राज्यों में चुनाव लड़ा है, उसके भीषण परिणाम आने वाले समय में बहुत बुरे होंगे। और वह यहाँ भी चीज आ गई है। इसके खिलाफ जो भी जागरूक नागरिक हैं, उनको ताकत के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए और उनको प्रत्येक जातियों के होने वाले सम्मेलन में शामिल होने से इनकार करना चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए। और सभी को ये बोलना चाहिए कि प्रजातंत्र में रानी और मैत्रानी का वोट बराबर है, राजा और रंग का वोट बराबर है, ब्राह्मण और शूद्र का सबका वोट बराबर है। इसलिए राजनीति में जाति का समन्वय करने वाली जो भी ताकतें हैं, वो घिनौनी हो, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इनसे दूर रहने के लिए हमारे बुंदेलखंड के क्या पूरे प्रदेश के देश के नौजवानों को आगे आना चाहिए। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कांग्रेस का गोल्डन टाइम देखा है, गोल्डन पीरियड देखा है, तो उस समय कांग्रेस का स्तर और आज के कांग्रेस के स्तर में क्या गिरावट देखते हैं आपकी? क्या कारण है कि कांग्रेस आज चुनाव जीतने में विफल हो रही है? कांग्रेस
पीछे चली गई है राजनीति में और दूसरी पार्टियां आगे आ रही हैं, तो क्या कारण है कि कांग्रेस का स्तर पहले से कम होता जाता है या कमतर नजर आ रहा है? मैं इस बात को पूर्ण रूपेण आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस की स्थिति जितनी पहले मजबूत थी उतनी आज कहीं ना कहीं काफी कुछ खराब है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जिनका आदर्श, कांग्रेस का आदर्श गांधी है और नेहरू है और लोहिया है, भारतीय जनता पार्टी का आदर्श फासिस्ट हैं, सावरकर हैं, गोलवलकर हैं। जंग, मोहब्बत और राजनीति में सब कुछ जायज है, इस सूत्र का उपयोग करने वाली ताकतें हैं भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस पार्टी गांधी के इस सूत्र का उपयोग करने वाले हैं। तो उद्देश्य की प्राप्ति में यदि हम गलत संसाधनों का उपयोग करेंगे तो हमारा जो उद्देश्य प्राप्त हम करेंगे वह भी गलत होगा। इस कारण से कांग्रेस के पिछड़ने में एक मूल कारण बना। दूसरा, पैसे की राजनीति को बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र की को नकारते हुए वोट को खरीदना, वोट को तोड़ना, नकली केस बनवाना, फाल्स तरीके से लोगों को परेशान करना और धार्मिक उन्माद हिंदू मुसलमान को उभार करके एक जो उन्होंने वैमनस्यता पैदा की, उसके कारण ये चुनाव जीते। और हमारा कांग्रेसियों का मानना साफ है कि इस देश में हमने भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शासन को स्वीकार किया, धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया है, उसका हम अपने चुनावी राजनीति में भी नैतिकता के रूप में उपयोग करते हैं। तो हम इन चीज़ों से दूर रहने के कारण इनसे हम पिछड़ गए। हम उन अस्त्रों को उपयोग नहीं कर सकते हैं 80 बनाम 20 वाले में, इसके हम घोर खिलाफ हैं। इस कारण से हमारा पराभव हुआ। और दूसरा पराभव हमारा इसलिए भी हुआ कि हम बहुत लंबे समय तक शासन में रहे, तो जिस स्तर पर छोटे जमीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ता या नेतृत्व के लोग काम करते थे, उस स्तर पर शायद कहीं काम नहीं कर पा रहे हों, या कहीं ना कहीं अपने कार्य दोषों को नहीं समझ पा रहे हों, या कहीं ना कहीं लंबे समय तक सत्ता रहने के कारण हमारे अंदर कोई जो दुर्गुण आ जाते। सत्ता हमेशा दुर्गुण देती है और विपक्ष हमेशा आक्रामकता देती है, तो वो कारण भी हमारे लिए हो सकते हैं। जो बड़ा लंबा बहस है, आप जब कहेंगे तो इस अकेले सब्जेक्ट पर मैं भी आपसे व्यापक चर्चा करूंगा। अब सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पटेरिया जी लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, लगातार राजनीति में आगे बढ़ते रहे हैं और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कार्य करने का प्रयास भी किया है, लेकिन हटा क्षेत्र जो है जहाँ के वो विधायक भी रहे हैं, तो उस क्षेत्र का विकास कहीं ना कहीं पिछड़ा दिखाई देता है। उस क्षेत्र का विकास आज भी अन्य क्षेत्रों की, या कहें दमोह जिले के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा भी पिछड़ा नजर आ रहा है, तो क्या कारण है इसका? मैं 2003 में यहाँ से हटा था। 98 से 3 तक मैं मिनिस्टर रहा हूँ। उस दौरान मैंने यहाँ पर 100 बेडेड हॉस्पिटल, आपके विद्युत सब स्टेशन 11, 33/11, आपका बड़ा विद्युत सब स्टेशन 3 यहाँ पर स्वीकृत कराए, पंचम नगर सिंचाई योजना लाया, 30-40 डैम बनाए, 8-10 पुल बनाए, और प्रदेश में इकलौती ITI उस कार्यकाल में जो खुली थी वो मैंने पटेरा में लाया। हटा नगर पालिका के अंतर्गत पानी की समस्या भीषण थी, जिसे मैं 6.5 करोड़ की उस जमाने की योजना, बहुत बड़ी योजना लेकर के आया था। मैं 98 से 3 तक जिन योजनाओं को लेकर के लाया था, वो कई योजनाओं का काम आज भी चल रहा है। 3 के बाद, हमारे हारने के बाद, माननीय गंगाराम जी बने, सिंचाई मंत्री भी रहे, PHE मिनिस्टर भी रहे, परंतु उनके कार्यकाल में ही पंचम नगर योजना का जो सब डिवीज़न में पूरा का पूरा लाया था, इसमें 400 लोग काम करते थे, वो यहाँ से उठ करके चला गया। उसके पश्चात ये सीट रिजर्व हुई और हमारे माननीय खटीक साहब ने यहाँ प्रतिनिधित्व किया। आज माननीय तंतवाय साहब कार्य कर रहे हैं, और 3 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, बीच में माननीय कमलनाथ जी के कार्यकाल को छोड़ करके। तो जो हमारे बाद नेतृत्व आया, उन्होंने जो गति हमने विकास के कामों को दी थी, उसको वो पूरी नहीं कर पाए। मैंने यहाँ मंडी लाया, मंडी मेरी ही लाई हुई थी, 91 में मैं लाया जब मैं MLA था। यहाँ हमने कम से कम 50 पेयजल योजनाएं शुरू कराई थी, बहुत सारी चीज़ें वो शुरू कराई थी। एकमात्र रोड आपका बटियागढ़ से हारठ तक रह गया था खाली, से सारी रोडें मैंने ही अपने समय में बनाई थी। तो विकास के कार्यों में मैं कभी पीछे नहीं रहा।
और जहाँ तक सामाजिक समरसता का सवाल है तो हम पर तो हमेशा ये आरोप लगा कि हम छोटी, गरीब, निचली, दलित जातियों के साथ सामूहिक तौर से खान पान का काम करते हो। इससे हमें से सामंती और बड़ा वर्ग नाराज भी हुआ, कई बार उसने हमें चुनाव हराया भी। परंतु आज भी मेरा दृढ़ मत है कि सामाजिक समानता और सांप्रदायिक समभाव हमारे जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए यदि मुझे अपनी जान भी खोना पड़े तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। दलितों के साथ बराबरी का व्यवहार खान पीन का, पिछड़ी जातियों के लिए संरक्षण अनाचार अत्याचार से और अल्पसंख्यकों के लिए छाती अड़ा के सुरक्षा देने का काम भारतीय संविधान के तहत जो व्यक्ति करेगा वही वास्तव में जनता का सही सेवक कहलाएगा। ये ऐसा मेरा मानना है। मेरी पूरा प्रयास रहता है कि इस कसौटी पे मैं खरे से खरा उतरूं और मुझे अपने आप को आत्मगौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस पर खरा उतरा भी हूं। हमारे कार्यकाल में कभी तनाव नहीं हुआ, आज तनाव होने लगते हैं। मैं आज भी, जब यहाँ मेरा कार्यक्षेत्र खजुराहो लोकसभा हो जाने के कारण मैं यहाँ उतना समय नहीं दे पाता जितना यहाँ देना चाहिए, उसके कारण भी मुझे थोड़ा सा क्षोभ है। परंतु ये हमारी जन्मभूमि, यहाँ आज भी मैं उन चीज़ों को लड़ता हूँ। मेरा प्रयास है कि आदिवासियों के लिए जो पट्टे वनाधिकार अधिनियम के तहत, कानून के तहत उस जमीन के मालिक हो चुके हैं जिस पर 2005 के पहले काबिज हैं, वो हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो जितनी चेतना है हमारे दमोह जिले में नहीं है। तेंदुखेड़ा, तेजगढ़ वगैरह आदिवासी बहुल एरिया है। रजपुरा से मड़ियादो वाला पूरा ट्रैक आपका आदिवासी बहुल है। बाजना वाला छतरपुर का ट्रैक है। यहाँ भीषण अत्याचार आदिवासियों पे है। और तो और यहाँ पर पिछड़ी जातियाँ, दलित जातियाँ, शोषित वंचित जातियाँ, सामंती मानसिक वाली जातियों के लोगों के द्वारा अपनी शादी ब्याह का प्रोसेशन भी सम्मान के साथ घोड़े वगैरह पे नहीं निकाल पाते। अभी 3 घटनाएं घटी थी, एक सागर जिले की थी, एक आपकी छतरपुर जिले की थी और शायद एक दमोह जिले की भी घटना थी। ये हमारे लिए कलंक है। इनके खिलाफ मैं अपने बुंदेलखंड के नौजवानों से आह्वान करूंगा कि समानता को लाने के लिए वो आगे आकर के संघर्ष करें। सर, अब आपसे अंतिम प्रश्न की आगामी समय में जैसे कि विधानसभा चुनाव आएंगे या लोकसभा चुनाव आएंगे, तो क्या राजा पटेरिया जी फिर से चुनाव लड़ते देखे जा सकते हैं? एक उम्मीदवार के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में देखे जा सकते हैं? संसदीय प्रजातंत्र में, भारतीय प्रजातंत्र में चुनाव के माध्यम से कोई भी जागरूक नागरिक और जो जनसेवा का तगमा लगाने वाले लोग हैं उनके लिए चुनाव लड़के सदन में पहुंचना शोषित वंचित वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए चुनाव लड़ने से मैं कभी मनाही नहीं करूंगा, ना गुरेज करूंगा। मुझे पार्टी लोकसभा लड़ाएगी, बाकायदा लोकसभा लड़ूंगा, विधानसभा लड़ाएगी, विधानसभा लड़ूंगा। मेरे पास 2 सक्रिय लोकसभा क्षेत्र हैं, एक दमोह लोकसभा क्षेत्र है और एक खजुराहो लोकसभा क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत आने वाली जो विधानसभा के क्षेत्र हैं, चाहे वो पथरिया हो, चाहे तेंदुखेड़ा हो, चाहे आपका पवई हो, चाहे बहोरीबंद हो, चाहे आपका विजय राघवगढ़ हो, ये सारे क्षेत्र जो हैं मेरे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आए हैं और मैं यहाँ 35-40 वर्षों से लगातार सक्रिय हूँ और सामाजिक असमानता के खिलाफ, आर्थिक विषमता के खिलाफ, रोजगार को लेकर के, फैक्ट्रियों के द्वारा होने वाले अत्याचारों को लेकर के, वन भूमि के वनाधिकार अधिनियम के पट्टे बंटने को लेकर मैं सतत संघर्षशील हूँ और सक्रिय हूँ। आदिवासी, वनवासी, दलित, अल्पसंख्यक संगठन के माध्यम से मैं वंचित समाजों की आवाज़ को भी उठाता हूँ। पार्टी मुझे जहाँ से भी आदेश करेगी मैं चुनाव लड़ने में कहीं ना अपने आप को कमज़ोर समझता हूँ और ना मैं ये मानता हूँ कि मैं चुनाव लड़ने के काबिल नहीं हूँ। और मेरा पूरा अनुभव और संघर्ष का यदि राजनीतिक दल हमारा कांग्रेस पार्टी उपयोग करना चाहेगी तो मैं उनकी अपेक्षाओं की आशाओं से भी ज़्यादा खरा उतरूंगा और जिस भी क्षेत्र का नेतृत्व करूंगा उस क्षेत्र के मतदाता बंधुओं के साथ साथ समूचे बुंदेलखंड और समूचे प्रदेश के समस्याओं को लेकर के ताकत के साथ लड़ूंगा और जनता को लड़ाकू बनाने में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में कहीं पीछे नहीं रहूंगा। वो सरकार किसी की भी रहे, वहां से फंड ला करके यहाँ आर्थिक विकास करने में भी पीछे नहीं रहूंगा। मैं इन चीज़ों को कतई नहीं मानता कि भैया हमारी सरकार नहीं है और हम इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे। जो सरकारी पार्टी के विधायक की ताकत होती है वही ताकत विपक्ष के विधायक की होती है। ये उन कमज़ोर विधायकों की या पंगु विधायकों की जो कहीं कथा में, मीलादों में या तेरही में या गंताओं में या उठावनों में फंसे रहते हैं, वो ये बातें मना सकते हैं।
कथाओं में नाचने गाने से या कथा सुनने से समाज का संघर्ष, समाज की भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। यहाँ की जनजातियों को, वंचित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ी जातियों को जगाना पड़ेगा और उनके लिए सरकार के द्वारा जो प्रदत्त भौतिक सुविधाएं, उनके हक पाने के लिए लड़ाना पड़ेगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा खैरात के द्वारा योजनाएं बांटने का कार्यक्रम बना करके एक बहुत बड़े वर्ग को नकारा बनाया जा रहा है, उसको भी लड़ना सिखाऊंगा कि ये वास्तव तुमको दिया जा रहा है, ये इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि ये खैरात वो तुमको दे रहे हैं, ये तुम्हारा हक है, इसको भी लो। कॉलेज लो, स्कूल लो, अस्पताल लो। मैं मेडिकल कॉलेज का विरोधी नहीं हूं, परंतु आपके माध्यम से ये भी बात कहना चाहता हूं दमोह जिले के मतदाताओं से कि बहुत बड़ी, यदि मान लो काम करना चाहें, चाहे राहुल सिंह जी हो, चाहे प्रहलाद पटेल जी और चाहे मलैया जी और चाहे शिवराज सिंह जी, दमोह की अस्पतालों में जितने भी पद हैं वो सारे भर दें डॉक्टरों के और स्टाफ के। हटा की अस्पताल जो मैंने 100 बेड कराई थी उसमें भर दें, तो मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। स्कूल मास्टर विहीन है, अस्पताल डॉक्टर विहीन है और सारी चीज़ें धार्मिक आधार पर चलाई जा रही हैं। कथा पुराणों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उन्माद फैला करके इस देश की सामाजिक समरसता को तोड़ रहा है, जिसका मैं घोर विरोध करता हूं और जनता में जागरण का कार्यक्रम करूंगा। सर, आपने बड़ी बेबाकी के साथ हमारे कार्यक्रम को एक नया रूप दिया, एक नया रंग दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे राजा पटेरिया जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और जिन बातों पर नेता कहें या फिर जनप्रतिनिधि कहें वो अपनी बात रखने से या अपनी राय रखने से कतराते हैं, उन बातों पर उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी और उन्हें आगे लाने का भी प्रयास किया।